हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज के इस सेशन में जो आपकी क्लास है इसमें हम लोग एसएससी जीडी के साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते ही होते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिलेबस के बारे में पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साथ में टॉपिक के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है, इसलिए आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में रहना जरूरी है। तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस को शो करिए और रिस्पॉन्स करते रहना आप सभी लोग। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बेटा हम लोगों के सेशन में आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, व्हिच हैज द मोस्ट टू कॉज ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन रिक्तीकरण। ठीक है, ओजोन रिक्तीकरण का मतलब क्या है? ओजोन रिक्तीकरण का मतलब है ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन का क्षरण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ओजोन के रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज्यादा होती है, यानी कि कौन सी वो रीजन है या कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक होता है। ऑप्शंस में दिया हुआ है बेटा, महासागर यानी कि ओशियंस में, ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर, कटिबंधों में यानी कि उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, वहां पर, या भूमध्य रेखा पर यानी कि जो आपका 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बताना है बेटा कि ओजोन का क्षरण किसके पास सर्वाधिक होता है, और जल्दी से सभी लोगों का यहां पर आंसर आना भी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक। देखिए बेटा, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो ये तो हो गई हम लोगों की अर्थ। अर्थ में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ में क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में भी, यानी कि जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है, यहाँ पर किसकी लेयर मौजूद है? O3 यानी कि ओजोन की परत मौजूद है। अब ये ओजोन का निर्माण कैसे होता है बेटा? तो ओजोन के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो सन रेज हैं यानी कि सूर्य की हमारी किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें जब हमारे वायुमंडल में आती हैं यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं, तो उस समय पर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, ये ऑक्सीजन क्या होगी बेटा? टेम्परेचर यानी कि तापमान की वजह से डिसोसिएट होगी, तो नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवीन ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और यही नवीन ऑक्सीजन के जो अणु हैं, ये ऑक्सीजन के साथ फिर से क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, और इसके कारण से निर्मित होती है हमारी ओजोन। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो हम लोग किस में नापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है डाबसन में। किस में नापते हैं हम लोग? तो डाबसन इसकी इकाई होती है। और एवरेज थिकनेस कितनी है, यानी कि हमारे ओजोन परत की जो औसत मोटाई है वो कितनी है बेटा? तो वो होती है 300 डाबसन, यानी कि 300 डाबसन जो हमारे वायुमंडल में इसकी मोटाई है। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो अगर यही 200 डाबसन रह जाए थिकनेस यानी कि इसकी परत की मोटाई, तो इसका मतलब है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और अगर यही 100 डाबसन हो जाए तो इसको कहा जाता है ओजोन परत में छिद्र हो गया है, यानी कि ओजोन होल। और हम सभी लोग जानते हैं जहां पर कोई चीज डिके होगी यानी कि क्षरण होगा, वहीं पर छिद्र निर्मित होगा। ठीक है, यानी कि ओजोन होल का निर्माण होगा, यानी कि 100 डाबसन, तो ये तो आपका हो गया ओजोन परत में छिद्र की बात, और क्षरण हो रहा है 200 डाबसन जो कि शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कहां पर सर्वाधिक होता है बेटा? तो यहां पर दिया हुआ है आपका महासागर यानी कि जो ओशियंस है वहां पर, या पोल्स में यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन या इक्वेटोरियल जोन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, यहां पर होता है, या उष्णकटिबंधीय यानी कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान दें बेटा, तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है, ठीक है, ओजोन परत का क्षरण कहां पर होगा? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ध्रुवों पर क्या हो रहा है? ध्रुवों पर इसका
क्षरण होता है और यहीं पर ओजोन होल यानी कि ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, when a china dish containing 1 gram of copper powder is heated, a coating of formed on the surface of a powder, what is the reason for this? यानी कि जब 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को हम लोग गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, यहां पर ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं स्वचालितीकरण। ठीक है, स्वचालितीकरण कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कोई चीज जो स्वचालित होता है, स्वचालित यानी कि खुद से, जिसको हम लोग ऑटोमोबाइल भी कह देते हैं, जो कि खुद से मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पर रिएक्शंस के बेसिस पर है स्वचालितीकरण, यानी कि ऑटो एक्टिवेशन इसको कहा जाएगा। समुद्री जल से नमक को दूर करने की वजह से ऐसा ये ब्लैक सरफेस आता है, ठीक है, या ब्लैक कोटिंग हो जाती है, या ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के कारण होता है, या कार्बनीकरण यानी कि कार्बन के निर्माण के कारण होता है। तो यहां पर सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, 1 ग्राम तांबा पाउडर मिक्स है किसमें बेटा, तो ये आपका चाइना डिश में मौजूद है। और जब भी जो चाइना डिश होती है, चाइना डिश क्रॉकरी आइटम में आप लोग यूज करते हो, होम यूटेंसिल्स में इस्तेमाल करते हो, कप प्लेट ये सब चाइना डिश के बने होते हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब उसमें 1 ग्राम तांबा मिला हुआ है और जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो जैसे सपोज दैट कि ये हम मान लेते हैं कि ये कोई एक आपका कप है और इस कप में अगर हम लोग बात करें बेटा कि इस कप में यहाँ पर अगर देखा जाए कि जब भी हम गर्म कर रहे हैं तो इसमें जहाँ पर 1 ग्राम आपका क्या है कॉपर है, तो इसमें गर्म करने पर इसमें ब्लैक स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक स्पॉट का फॉर्मेशन है ये किसके कारण से हो रहा है, या तांबे की किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो बेटा ऐसे अगर देखा जाए तो ठंडी कंडीशन में तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से वो क्या होंगे, वहां पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं यानी कि ऑक्साइड बनाएंगे। और ऑक्साइड बनाने के ही कारण, यानी कि ऑक्साइड बना रहे हैं तो इनका प्रोसेस क्या हो रहा है, इनमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। और इसी ऑक्सीकरण के ही कारण आपका क्या होगा बेटा, जो चाइना डिश है इसमें काले धब्बे आपको, या चाइना डिश में काली सी परत आपको नजर आना शुरू हो जाती है जहां पर कॉपर होता है। ठीक है, तो इसका कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। मूव करते हैं बेटा हम लोग सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, तो अच्छे से आप सभी लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर हमने विटामिन के बारे में पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है, इस बैच में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हमने वहां पर भी बताया था। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेटा जिसको कहा जाता है सूखा रोग। ठीक है, कौन सा रोग? सूखा रोग, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है इसको रिकेट्स। ठीक है, तो रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बेटा? थायमीन है, टोकोफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है या बायोटिन है। ठीक है, सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ पर देखें बेटा, तो हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा भी है कि जो थायमीन है, थायमीन किसका नाम है रासायनिक? तो ये है विटामिन B1 का, जिसको किसने खोजा था? कैश्मीर फंक ने। और कैसे खोजा था? तो चावल की परत से इसको खोजा था। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है बेटा? तो ये है विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। ठीक, टोकोफेरॉल के बाद अगर हम लोग बात करें बेटा बायोटिन की, तो बायोटिन नाम है आपका विटामिन B7 का, जो कि आपकी बालों की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यही विटामिन डी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है?
कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब यहां पर विटामिन डी जो है बेटा ध्यान दीजिएगा कि 3 प्रकार का होता है, विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3, ये 3 प्रकार का है। कैल्सीफेरॉल, कोलीकैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये तीनों नाम आपके विटामिन डी के लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा वॉज इनागुरेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन ईयर, यानी कि पहला जो भारत का परमाणु रिएक्टर था, ठीक है, परमाणु रिएक्टर था यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जिसको कहा जाता है, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा जिसका नाम है, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? ठीक है, किस साल में किया था? 1950 में किया था, 1957 में किया था, 1961 में किया था या 1963 में किया था। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एटॉमिक पावर की बात हो रही है, एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए मुख्य क्रेडिट भारत में किसको जाता है बेटा? तो ये जाता है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को क्या जा रहा है बेटा? क्रेडिट जा रहा है किसके लिए? न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भारत में इनको कहा गया है। इन्हीं की वजह से यहाँ पर भारत में आपका सारी चीज़ें संपन्न हो पाई, न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिजाइनिंग हुई और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ, यानी कि इनकी स्थापना भी हुई। और भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम अप्सरा है, जिसको अब हम लोग परमाणु भट्ठी के नाम से भी जानते हैं कि भारत की पहली परमाणु भट्ठी कौन सी है, तो भी अप्सरा। अब अप्सरा के नाम से स्वर्ग में मत चले जाना कि स्वर्ग की नृत्यांगनाएं हैं आप लोग कहने लगे। ठीक है, तो अप्सरा जो है इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो इन्होंने किया था बेटा 20 जनवरी। ठीक है, कब? 20 जनवरी और कब? 1957 में। ठीक है, कब? 1857 की क्रांति से ध्यान रखिएगा कि 1857 में क्रांति शुरू हुई थी और यहाँ पर उसके 100 साल के बाद यानी कि 1957 में अप्सरा का उद्घाटन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 20 जनवरी 1957 में। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following inhales through the skin, यानी कि निम्नलिखित में से कौन त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है, यानी कि वो कौन सा हमारा एनिमल है जिसमें जो श्वसन की प्रक्रिया है, यानी कि ऑक्सीजन उसके शरीर में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी कि श्वसन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये त्वचा के माध्यम से होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा कॉकरोच, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ और ग्रास होपर यानी कि टिड्डा। ठीक है, तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि बारिश के बाद आप सभी लोगों को जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो कि आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां आपको नजर आती हैं। और इनमें भी अगर देखिए बेटा तो जो त्वचा से सांस लेते हैं क्या वो कॉकरोच है? नहीं, इसमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक पाया जाता है, यानी कि श्वसन गुहा के माध्यम से, फेफड़े नहीं पाए जाते, श्वसन गुहा के माध्यम से इसमें ऑक्सीजन पहुंचता है। यही स्पाइडर में है और यही ग्रास होपर में भी है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो आप देखते हैं कि मिट्टी के ऊपर आपको केचुए नजर आते हैं। तो केचुए श्वसन कैसे लेते हैं? तो ये अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, यानी कि स्किन के थ्रू। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। केचुआ ऐसा जीव है जो कि त्वचा से आपका सांस लेता है। ठीक है, ऐसा फिनोमिना और किस में पाया जाता है? तो जो एम्फीबियन होते हैं यानी कि उभयचर प्राणी होते हैं, जैसे कि मेढक है, सैलामेंडर है, ये सब भी त्वचा के माध्यम से सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? केचुआ हो जाएगा। चलते हैं सीरीज के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? देखिए विटामिन से एक और प्रश्न जो कि आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में
कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा खाद्य स्रोत क्या है, तो बेटा गाजर है। गाजर से हम लोगों को सर्वाधिक मात्रा में ये मिलता है। ठीक, अब गाजर के बाद हम लोग अगर देखें तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो रतौंधी हो जाती है जिसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, एक तो लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। ठीक है, कोली कैल्सीफेरॉल दिया हुआ है, और अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका विटामिन है विटामिन D2 का ये नाम है। ठीक है, बायोटिन बता चुके हैं, विटामिन B7 का नाम है, और जो रेटिनॉल है ये आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। भारत में जो अंतरिक्ष प्रोग्राम होते हैं वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं बेटा, तो इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहां पर ये पूछ रहा है। ठीक है, इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसरो की जो स्थापना है ये किस सन में हुई थी बेटा, 1957 में हुई थी, 1969 में हुई थी, 1971 में हुई थी, या 1982 में हुई थी बेटा। ठीक है, तो सभी लोगों को यहां पर रिस्पॉन्स करना है कि इसरो का स्थापना वर्ष कौन सा था। इसरो की स्थापना आज के समय पर अगर देखिए तो इसरो ने अपनी काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष प्रोग्राम के माध्यम से पूरे विश्व में लोहा मनवाया है। ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों में ये कई सैटेलाइट एक साथ इसने प्रोजेक्ट भी किए हैं, अलग अलग देशों के एक साथ सबको लॉन्च भी किया है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आप सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यहां पर अगर देखा जाए बेटा तो इसरो का जो स्थापना वर्ष है ये 1969 है। ठीक है, कौन सा है, 1969 है। और कब, 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। और कब, 1969 में यानी कि 1969 में। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। व्हाट इज द यूज ऑफ ईसीजी, यानी कि ईसीजी का उपयोग क्या है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और ये कब करवाया जाता है, तो जब किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई व्याधि हो जाती है तो उस समय पर ईसीजी करवाया जाता है। और ईसीजी का जो ग्राफ है ये आप लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलता है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, अगर कभी घर परिवार में किसी का किया हो या करवाया गया हो, तो यहाँ पर P, Q, R, S और T वेव्स ये जनरेट होती हैं, और इन्हीं के आधार पर हमें हृदय की गतिविधि के बारे में पता चलता है कि हृदय हमारा कैसे काम कर रहा है या कहाँ पर गड़बड़ी है, अलिंद में गड़बड़ी है या निलय में गड़बड़ी है, यानी कि एट्रियोल या वेंट्रिकल कहाँ पर हार्ट में प्रॉब्लम है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ दोनों चीजें कही जाती हैं। अब ये किस चीज के लिए है, ये अभी आप लोगों को बता दिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि पेशियों के संकुचन और अकुंचन के लिए, तो बिल्कुल नहीं। हार्ट रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बिल्कुल, यानी कि हृदय की गति और हृदय में जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है। देखिए हम सभी लोग अगर कहें कि क्या हमारे शरीर में करंट है, बिल्कुल है। सेल्स में आयन के एक्सचेंज की वजह से -70 मिलीवोल्ट का करंट हम सभी लोगों के शरीर में उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि आपके शरीर में क्या करंट है, तो बिल्कुल -70 मिलीवोल्ट का होता है। और जब आप एसी वायर को टच करते हो और आपको झटका लगता है तो उस समय पर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है और इसीलिए आपको झटका लग जाता है। ठीक है, अगर ये चेंज ना हो तो
जो करंट है वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाएगा और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। रेस्पिरेटरी कंटेंट यानी कि श्वसन गुणांक, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। और ब्लड सर्कुलेशन रेट यानी कि हृदय परिसंचरण की दर, इससे भी कोई लेना देना नहीं है ईसीजी का। तो ये आपका किसके लिए है? हार्ट रिदम यानी कि हृदय की जो गति है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ऐसे नोड से डेवलप होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या होती है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन किस चीज से मिलकर के बना है इसके बारे में पूछ रहा है यहां पर। ठीक है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है बेटा आपका अमीनो एसिड दिया हुआ है, नेफ्रॉन दिया है, फैटी एसिड दिया है और नाइट्रोजन दिया है। ठीक है, तो प्रोटीन किस चीज से मिलकर के बनी होती है इसके बारे में हमें पता करना है। तो प्रोटीन की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो आपकी क्या होती है बेटा? वो कहा जाता है बिल्कुल अमीनो एसिड को कहा जाता है, यानी कि अमीनो अम्ल को कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूलभूत इकाई के रूप में होते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। दूसरा बेटा क्या कहा जाता है इसकी अगर हम लोग बात करें तो कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अब दूसरा प्रश्न एक और बनता है अमीनो एसिड से कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो उनकी अगर बात करी जाए बेटा तो ये होते हैं संख्या में 10 अमीनो अम्ल हमारे लिए इसेंशियल यानी कि अति आवश्यक हैं, जिनको हमें अपने भोजन से लेना पड़ता है। और बाकी के जो 10 हैं उनको शरीर हमारा खुद ही निर्मित कर लेता है, इसीलिए उनको नॉन इसेंशियल में रखा जाता है। तो अगर पूछा जाए कुल अमीनो अम्लों की संख्या तो 20, अति आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या तो 10। ठीक है, तो अमीनो अम्ल किसके हैं बेटा? ये प्रोटीन की इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? तो नेफ्रॉन इकाई होती है बेटा ये वृक्क यानी कि किडनी की, जहां से ब्लड का फिल्टरेशन होता है, रक्त का क्षरण होता है। फैटी एसिड वसा के आपकी क्या होती हैं? इकाई होती हैं। ठीक है, क्लियर। और नाइट्रोजन, अगर किसी खाद्य पदार्थ का आपको टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन कितनी मात्रा में है तो आप क्या टेस्ट करोगे बेटा? नाइट्रोजन टेस्ट करोगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एक प्रश्न आपको 4 प्रश्न तैयार करवा करके जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है रीजन फॉर द गैप इन ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत के क्षरण का कारण है। देखो बेटा यहां पर पूछ रहा है कारण क्या है, और वहां पर जो आपका इससे पहले प्रश्न था उस प्रश्न में पूछा गया था कि ओजोन परत का क्षरण कहां पर होता है। ठीक है, और यहां पर पूछा गया है कि कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NH3 यानी कि अमोनिया, CH4 यानी कि मीथेन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि हम लोग AC और फ्रिज यूज करते हैं, उसके कंप्रेसर्स में पहले क्या भरी जाती थी? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस पर बैन क्यों लगा? क्योंकि इसके कारण से ओजोन की परत का ह्रास हो रहा था, यानी कि उसका डिप्लीशन हो रहा था। तो मुख्य कारण क्या है? तो वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अगर देखें तो ये ग्रीन हाउस गैसेस में से भी एक है, यानी कि जो हरित गृह प्रभाव होता है उनमें से भी एक है CFC। ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। अब CFC की जगह किसको यूज किया जाता है? तो फ्रीऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रश्न अगर पूछता है जो कि रिपीटेड है आपका, कई बार पूछा भी गया है कि CFC की जगह पर इस समय रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक के रूप में इस्तेमाल करी जाती है? तो याद रखिएगा बेटा वो है फ्रीऑन। ठीक है, तो फ्रीऑन उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब NH3 यानी कि अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो शीतलक के रूप में जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वही मेथेन की अगर बात करी जाए तो गोबर गैस इंस्ट्रूमेंट की जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? मेथेन है। धान के खेतों से सड़न की बदबू किसके कारण आती है, या दलदली इलाकों में से सड़न की बदबू किसके कारण से आती है? तो इसी मेथेन की वजह से आती है। ठीक है, और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसेस हैं
तो उसमें CO2 भी है, और यहां पर अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमोनिया को छोड़ करके बाकी मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC ये सभी जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर के क्षरण के कारण में, तो वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द यूनिट फॉर द हेरिडिटरी इन द बॉडी इज, यानी कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है। मतलब ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में जो हेरिडेटरी यूनिट है यानी कि आनुवंशिकता की इकाई है वो क्या होती है बेटा, क्रोमोसोम होता है, DNA होता है, जीन होता है, या न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है। ठीक है, गुणसूत्र, DNA, जीन या केंद्रक। तो यहां पर अगर आप इस प्रश्न की बात कर रहे हैं बेटा, तो शरीर में आनुवंशिकी की इकाई या आनुवंशिकता की इकाई जो कि हमें अपने माता पिता से मिलता है क्या, तो DNA मिलता है। लेकिन शरीर में कौन सा कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा, ये सारे मैसेज कोडेड होते हैं DNA में, लेकिन किस रूप में, तो वो होते हैं बेटा जीन के रूप में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होती है बेटा, तो वो होती है जीन। अब यहीं पर अगर आप देखें तो कैसे, देखो बेटा हमें पेरेंट से, माता पिता से क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। अब जब क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपका एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट करके ये क्या होते हैं बेटा, ये क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि कुंडलित रूप में ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करें बेटा, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट करके ये आपके क्या बनते हैं, ये आपका क्रोमोसोम बनता है। अब इसको जब और आगे फर्दर इसको ओपन करेंगे तो हमें डबल स्ट्रैंडेड क्या मिल जाएगा बेटा, DNA मिल जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड DNA में अगर हम लोग देखें बेटा, जो ट्रिपलेट का कोडॉन होता है, ट्रिपलेट का कोडॉन यानी कि 3-3 की जोड़ी में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जीन, क्योंकि यही किसी भी प्रोटीन को निर्मित करने में, या प्रोटीन के अलावा अगर हम लोग बात करें कि प्रोटीन को निर्मित करने के साथ साथ ये कोई भी कार्य करने में या किसी भी फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो ट्रिपलेट के कोडॉन हैं इन्हीं को कहते हैं हम लोग जीन। और जीन की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तब भी आंसर होगा हरगोविंद खुराना। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन एनिमल्स हेरिडेटरी कैरेक्टर कैरीड इन ऑफस्प्रिंग बाय, यानी कि पशु में आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में लाया जाता है। इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को लाने और ले जाने का काम किसका है, तो क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम में क्या रहता है, DNA का होता है। ठीक है, चाहे किसी भी जंतु या किसी भी पशु की बात करें या मनुष्यों की बात करें, तो आनुवंशिक लक्षणों को लाने और ले जाने का जो कार्य है ये कौन करेगा, तो ये करता है बेटा आपका क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र करेगा। राइबोसोम को तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि कोशिका के अंदर प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की, जंतु कोशिका की बाहरी परत होती है। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग, जिसमें 24 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। और कोई भी आतंकवादी कोशिका के अंदर घुसा, अब सेल के अंदर आतंकवादी कौन है, तो वायरस और बैक्टीरिया, तुरंत ये लाइसोसोम के पास पहुंचाएगा कौन, ट्रैफिक पुलिस यानी कि गोल्गी बॉडी, और तुरंत ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन उस बैक्टीरिया को मारने में ये खुद खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Which of the following microbe used as a biofertilizer, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये,
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको हम लोग जैव उर्वरक के लिए या किस सूक्ष्म जीव को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया का किया जाता है, प्रोटोजोआ का किया जाता है, वायरस का यानी कि विषाणु का किया जाता है, या फंगस यानी कि कवक का किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है बेटा बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में। अब जैव उर्वरक यानी कि वो लिविंग बीइंग है, यानी कि सजीव है, और साथ ही साथ ये फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं यानी कि उर्वरक का काम कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे हैं? क्या फंगस होते हैं? नहीं, ये तो आपके फंगस की बात करी जाए तो ये आते हैं अपघटक में, यानी कि अपघटक, जैसे कोई भी चीज सड़ रही है उसको डिकम्पोज करना है तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता है। आप देखते हैं कि लकड़ी के तने जब पड़े हुए हैं, बारिश हुई तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता है क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है जैव उर्वरक। वायरस क्या होता है? ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं, तो ये भी नहीं है। प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या जैव उर्वरक के रूप में काम करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया, इनको अगर देखें तो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया में कौन आएंगे बेटा? तो आते हैं आपके नीले हरे शैवाल भी आते हैं, और नीले हरे शैवाल ये खास तौर पर धान के खेतों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे ताकि पौधे की पैदावार ज़्यादा हो सके। तो हो गए ना, लिविंग है यानी कि सजीव है तो बायो, और उर्वरक का काम कर रहे हैं यानी कि उर्वरकता बढ़ा रहे हैं तो आपके हो गए फर्टिलाइजर। ठीक है, तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2,4-D इज, यानी कि जो 2,4-D है ये क्या होता है? ठीक है, 2,4-D इज, देखो ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, ठीक है, केमिकल नेम है। तो ये 2,4-D किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पेस्टिसाइड यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कीटनाशक। ठीक है, क्या कहा जाता है? कीटनाशक कहा जाता है। फंजीसाइड यानी कि कवकनाशी, कवकनाशी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव यानी कि इसको कहते हैं हम लोग विस्फोटक। और यहीं पर दिया हुआ है हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी या नाशक। ठीक है, तो जो 2,4-D है वो इनमें से क्या है? कीटनाशक है, कवकनाशी है, विस्फोटक है, या खरपतवार नाशी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग देखें, ओके चलिए बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है कीटनाशक, और 2,4-D ये पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कवकनाशी बिल्कुल नहीं है, और विस्फोटक तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है बेटा? एक खरपतवार नाशी है, यानी कि जैसे आप कोई पौधा लगाए हैं या आप खेती कर रहे हैं, आप लोगों ने खेतों में अनाज उगाया है, लेकिन देखते हैं कि वहां पर कुछ समय में घास उत्पन्न हो जाती है, जो आपके फसलीय पौधे हैं उनकी सेहत को नुकसान देते हैं, उनसे पोषक तत्व तो खुद अपना ले लेंगे, उनको कम पहुंचने देंगे। तो उनको हटाने के लिए पहले लोग खुरपी का इस्तेमाल करते थे, निराई गुड़ाई करते थे खेतों में, लेकिन जब निराई गुड़ाई अब नहीं होती है, लोगों से नहीं हो पाती है, तो वो लोग क्या करते हैं? 2,4-D को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके इसका छिड़काव कर देते हैं और ये खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा, सीरीज गए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले प्रश्न में देखें क्या कह रहा है, Which bacteria is responsible for nitrogen fixation in सोयाबीन? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? ऐसे तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि जितने भी आपके दलहनी फसलें हैं
उन सभी की जड़ों में कोई ना कोई नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया रहता है। और दलहनी फसलों में अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन अगर देखिए तो वहां पर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम को कह दिया जाता है। लेकिन उन्हीं दलहनी फसलों में बात हो रही है बेटा किसकी, आपकी सोयाबीन की, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 42%, और सारे खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा आपका सोयाबीन में से प्रोटीन आपको मिलता है। ठीक है, तो अब सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, और आप लोगों को कहा जाता है कि हमेशा मिश्रित खेती कीजिए, एक बार दलहनी फसल लगाइए और एक बार कोई दूसरी फसल लगाइए, जिससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन अच्छा रहेगा, तो आपको पैदावार ज्यादा मिलेगी। तो सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम निवास करता है, राइजोबियम जायपोंकम रहता है, राइजोबियम फैजियोलाई रहता है, या राइजोबियम ट्राइफोलाई रहता है। ठीक है, तो देखिए दलहनी फसलों में मोस्ट कॉमन तो रहता है आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेकिन ये आपका सोयाबीन के केस में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा पाया जाता है बेटा, तो ये पाया जाता है आपका राइजोबियम ट्राइफोलाई। ठीक है, कौन, राइजोबियम ट्राइफोलाई यहां पर निवास करता है, जो कि आपका सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आज की सीरीज का हम लोग समापन यहीं पर करते हैं, मिलते हैं और प्रश्नों के साथ या और नेक्स्ट टॉपिक में अगले सेशन में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।